एमके टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एमके आजाद। आज हम बात करेंगे कि झारखंड की 14 लोकसभा चुनाव जो होने जा रही है उसमें कुछ के चुनाव तो हो गए हैं और कुछ बाकी है, लेकिन झारखंड के कोयलांचल जो आर्थिक राजधानी भी कही जाती है उस लोकसभा की कुछ खासियतें जरूर है। आज हम उसी पे बात करने वाले हैं, क्योंकि धनबाद लोकसभा चुनाव में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाली भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उसको लेकर तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और जब से टिकट देने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हुआ है तब से विरोध का स्वर भी भारतीय जनता पार्टी में उफान मार रहा है। ये कोई छुपी बात तो बिल्कुल नहीं रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अंतरकला इस कदर हावी हो गई है जिससे भारतीय जनता पार्टी के जो लोकसभा प्रत्याशी जो धनबाद के हैं वो भली भांति वाकिफ है। और इस बीच ब्रह्मसी समाज की एक बैठक जो है वो पूरी तरह से धनबाद के लिए चर्चा का विषय बन गया है। बताया जाता है कि ब्रह्मसी समाज कभी बैठक करके कोई किसी प्रत्याशी को जिताने का काम नहीं करते थे, लेकिन पहली बार ब्रह्मसी समाज जो है वो बैठे और उसके बाद एक निर्णय हुआ कि वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेगी। और उसी बात के बाद से धनबाद की राजनीति का जो तापमान है वो पूरी तरह से गर्म हो गया। और इसको लेकर ब्रह्मसी समाज में जो विरोध का स्वर सामने आया है वो भी बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ ब्रह्मसी समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का आह्वान किए और दूसरी तरफ उसी समाज के लोग प्रतिरोध और विरोध करते हुए नजर आए। तो चलिए आज हम उसी को गौर कर लेते हैं कि इस मामले को लेकर ब्रह्मसी समाज के अलग अलग तबकों में किस तरह से नाराजगी है और किस तरह से समर्थन है। तो सबसे पहले धनबाद बार एसोसिएशन के महासचिव जितेंद्र कुमार से बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो भी बैठक हुई ब्रह्मसी समाज का और जो आह्वान हुआ उस आह्वान को वो कैसे देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बार एसोसिएशन का सेक्रेटरी जितेंद्र कुमार जी जो लगातार अपने अच्छी बातों के लिए और अपने विवाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं और जो भी राय रखते हैं वो विवाक रखते हैं और सच्चाई को रखते हैं धनबाद जिला से वाकिफ। तो बताया जाता है कि जिस समाज से जितेंद्र कुमार जी आते हैं उस समाज का एक बैठक हुई थी और उस समाज के बैठक में निर्णय हुआ था कि एक खास प्रत्याशी को जिताने का आह्वान किया गया था। बताया जाता है कि पूरी तरह से जितेंद्र कुमार जी इसका विरोध किए और सभ्य समाज में कहा जाता है कि ऐसा विरोध का अपना एक मायने है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति या कोई भी लोग सब समाज के हर लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। तो आइए हम जानना चाहेंगे और जानते हैं कि जितेंद्र कुमार जी इस मामले पे क्या करते हैं। तो सर आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। सर कहना चाह रहे हैं कि सर जैसे ब्रह्मसी समाज से आप बिलोंग करते हैं और ब्रह्मसी समाज एक बुद्धिजीवी और अच्छे स्वतंत्र विचारों के लिए जाने जाते हैं, तो इस विचार के साथ में आप लोग एक बैठक हुई थी और बैठक में एक खास प्रत्याशी को जिताने का आह्वान हुआ। तो कैसे देखते हैं सर, क्या ऐसा समाज की बैठक होनी चाहिए और चुनाव में किसी के लिए जिताने हराने का आह्वान का होना चाहिए? देखिए, समाज की तो बैठक होनी ही चाहिए, लेकिन बैठक के बाद खास करके इलेक्शन के परिदृश्य में, क्योंकि वोटिंग हर एक इंडिविजुअल्स की अपनी एक राय होती है, अपनी एक राइट होती है। एक फतवा जारी करने की जो संस्कृति पहले हम लोग शिकायत भी करते थे, पहले समाज पत्रों में भी देखते थे कि इस्लाम में इस बारे में लोग कहा करते थे कि फतवा निकलता है, तो वो गैर कानूनी है भी है, गैर संवैधानिक भी है और इस चीज़ का मैं विरोध करता रहता हूँ। मेरी समाज हो चाहे किसी और समाज का इस टाइप का निर्णय हो, मैं उसका विरोध करता हूँ। तो सर उस दिन हुआ क्या था सर, जिस दिन समाज के बैठक हुई उसमें क्या ऐसी बातें आ गई जो आपको नागवार गुजरा, जिसका आप पूरी तरह से विरोध करते हुए नजर आए? देखिए आजाद जी, सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि वो पूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली बैठक थी नहीं। मैं बताता हूँ, इसलिए मैं बताता हूँ कि उस समाज के का मैं भी एक अंग हूँ, उसी समाज का बच्चा हूँ मैं, और मुझे उसमें आमंत्रित नहीं किया गया था। हमारे ऐसे बहुत सारे लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया, तो सर्व समाज का तो बैठक वो था ही नहीं। पहली बात, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जो लोग हैं बीजेपी के जो कैडर्स लोग हैं उन लोगों के द्वारा एक बैठक आयोजित किया गया था। तो स्वाभाविक है कि जिस पार्टी के प्रति जिन लोगों का अपना एफिलिएशन होता है उनकी बैठक थी, तो उसी टाइप से उनको घोषणा किया गया। ऐसी कोई बात नहीं है कि समाज को तो कोई बैठक में इस टाइप से निर्णय लिया जाएगा, और आज के डेट में ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था भी संभव भी नहीं है। तो हमने पूर्व में भी कहा कि ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित प्रतीत नहीं।
लेकिन विरोध की वजह क्या है सर? कोई खास वजह क्योंकि आप बुद्धिजीवी वर्ग को बिलोंग देखिए, करते हैं हम सर। बैठक में गए नहीं थे। समाचार पत्रों के माध्यम से जिस टाइप से न्यूज़ फ्लैश किया गया, किस परिदृश्य में दिया गया, क्योंकि हमारे समाज के प्रमुख आदरणीय जो है सुरेश चौधरी जी हैं, मैं भी उनसे व्यक्तिगत रूप से मिला हूँ और मेरे पापा, मेरे पिताजी उनको एक संत कहा करते हैं कि वो बहुत संत सात्विक व्यक्ति हैं, बहुत ईमानदार, ऑनेस्ट है और संत है। पापा मेरे कहा करते, तो उनके प्रति उसी टाइप की निष्ठा और सम्मान मेरे सम्मान है, आज भी मेरे मन में सम्मान है। उनका कोई इंटरव्यू तो ऐसा आया नहीं, उनका कोई वक्तव्य आया नहीं। प्रेस के माध्यम से ये जरूर दिया गया कि समाज की बैठक की गई और समाज की तरफ से ऐसा करके घोषणा, वो दुर्भाग्यपूर्ण था। अब किस परिदृश्य में पत्रकार लोग उसको किस रूप में न्यूज़पेपर में छापे हैं, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे जो आदरणीय जो हैं गार्जियन हैं हमारे, वो पितातुल्य हैं मेरे लिए, वो ऐसा कोई फतवा जारी करने की संस्कृति में नहीं। वो लॉ ग्रेजुएट भी, मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी बड़ी विद्वान व्यक्ति हैं और उनका किसी तरह का इंटरव्यू आया भी नहीं, ऐसा कोई आया भी नहीं है। तो कौन गलत मैसेज दे दिया सर? आपको क्या लग रहा है कि गलत मैसेज दे दिया या मैसेज देने में राजनीति नहीं, हमें लगता है कि उस बैठक को गलत रूप में समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया। मैं खुद में भी बताया कि मुझे ऐसा प्रतीत होता तो है। सर खंडन भी तो नहीं आई सर, कोई खंडन भी तो नहीं आया नहीं, सर? मेरे से लोग तो खंडन किए, खुलेआम विरोध किया। सर आप तो बैठक में थे ना, जो लोग बैठक में तो लोगों ने खंडन भी तो किया। वो खंडन क्यों करेंगे? वो उनका जो यदि पर्पस सॉल्व हो रहा है राजनीति में, देखिए आज के डेट में बोला जाता है ना, वो राजनीति में साम दंड भेद सब लोग सूचित है, तो वो जो जिससे उनके स्वार्थ की पूर्ति हो रही है जिस समाचार से, तो उसका खंडन वो क्यों करेंगे साहब? खंडन क्यों करेंगे वो? मैं पूर्व से मैं बताया ना कि उसमें देखिए, मैं जैसा चेहरा फोटो में देखा कि सत्येंद्र बाबू थे, तो भाजपा के गुरु से जुड़े हुए लोग हैं, वो दुल्लू जी थे, और भी जो चेहरा दिख रहा था जो फोटो में आया, तो सभी लोग भाजपा से एफिलिएटेड थे। तो भाजपा की वो भाजपा, देखिए न्यूज ऐसी आनी चाहिए कि भाजपा प्रवर्तित समाज, भाजपा समर्थित जो, और देखिए वो समाज से एक चिंतन करने के बाद, विचार करने के उपरांत कोई डिसीजन लिया जाता है। दुल्लू जी की उपस्थिति इस बात को इंगित करती है कि वो पूर्व से ही प्रायोजित था। तो समाज का कोई ऐसा निर्णय नहीं है और हमारे समाज एक जागरूक मतदाता है। मुझे ये स्वाभिमान भी है और मैं गर्व से कहता हूँ कि भूमियार समाज की इतिहास जो रही है वो बड़ा ही त्याग और समर्पण का इतिहास रहा है। देश और समाज के मुद्दों की बात आती है तो निजी स्वार्थ से उठकर इस समाज ने हमेशा काम किया है। आप चाहे भूदान आंदोलन की बात कर लें, चाहे आप रामधारी सिंह दिनकर जी की बात कर लें, और चाहे जो कम्युनिस्टिज्म, सोचिए एक नई विचारधारा, जब देश में कांग्रेस की सरकार थी, एक नई विचारधारा कम्युनिज्म का, लेनिनग्राद, तो बेगूसराय को लेनिनग्राद कहा जाता था। तो हमारा समाज तो बड़ा बुद्धिजीवी, एक चिंतनशील समाज है। वो एक ढांचे में बंद कर रखने की बात नहीं है साहब, कि आप ये होती है ना कि वो भेड़ बकरी की तरह जो हाँक दिया उधर सब समाज चल गया, ऐसी बात नहीं। सर आप एक सोशल मीडिया पर एक ये चल रहा था, पूरा तेजी से चल रहा था, बताया जा रहा है बाद में सब उसका डिलीट कर दिए, क्या वास्तविकता क्या है? क्या कोई लोग प्रेशर किया? आप बहुत लोग आपका आह्वान किया। और एक बात तो जरूर है कि पूरा धनबाद में इसका चर्चा हुआ, जितेंद्र कुमार जी जो बात को रखे उसका चर्चा पूरे जिला में है, इससे तो किसी को इनकार नहीं है। आपने डिलीट क्यों मार दिया? नहीं, मैं डिलीट भी नहीं मारा हूँ। उससे पूर्व से आप देखिए, आप उसको देखिए, हुआ क्या कि जब मैं समाचार पढ़ा तो मैं भावनात्मक इंसान हूँ, इमोशनल व्यक्ति हूँ। मुझे बड़ा अनफॉर्चुनेट लगा कि आज के समय में जिस समाज की बुद्धिजीविता का कायल पूरा देश है, उस समाज से ऐसा न्यूज कैसे आ सकता है और उसमें हमारे समाज की अहित हो जाएगी। आप आजकल एकाकी जीवन नहीं जी सकते हैं। समाज में सभी लोगों का सामंजस्य हो, जात धर्म से ऊपर भूमियार का एक इतिहास रहा है काम करने का। तो मैं बहुत ही दुखी था और मैंने पोस्ट किया था। पोस्ट करने के उपरांत समाज के मेरे जो बुजुर्ग लोग हैं वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि जितेंद्र ठीक है, तुम्हें यदि लगा, बुरा लगा तो हमारे समाज के गार्जियन हैं, उनसे तुम बैठ करके बात कर सकते थे। स्वाभाविक है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, तो तुम्हारा भी विरोध को सुना जाता वहाँ पर, और उनके द्वारा किसी तरह का वक्तव्य नहीं दिया गया था। तो तुम्हारा जो न्यूज़ है, तो मैंने कहा कि यदि ऐसा है तो ठीक है, हम यदि वो हर्टेड फील कर रहे हैं तो हमने कहा कि लेकिन आप मेरा एडिट किया हुआ मेरा उसमें आप दिखेंगे उसमें कि मैंने कहा है कि एडिट किया मैंने उसमें कहा कि आई स्टिल कंडेम इफ द डिसीजन इज बीइंग टेकन बाय इन आवर नेम ऑफ आवर समाज, देन आई स्टिल कंडेम। मैंने उसका कहा कि मैं अभी भी विरोध करता हूं मैं उसका। सर एक बात है सर, आपने तो जो विरोध किया उसका धनबाद जिले में चर्चा जरूर है,
लेकिन जिस तरह से आप एडिट की बात कर रहे हैं या डिलीट का मामला जो आ रहा है उससे थोड़ा सा आपका डेंट हुआ नहीं, छवि में नहीं, कि बहुत नहीं, जल्दी जितेंद्र नहीं, कुमार नहीं, जी देखिए, दबाव में आ गए देखिए, समाज के कोई उन लोगों के देखिए, मैं संस्कार से बना हुआ इंसान हूँ। बड़े बुजुर्गों के प्रति मेरा आज भी निष्ठा और समर्पण रहा है और रहेगा। कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, मेरी छवि डेंट हो जाएगी कि अच्छी बनी, मैं छवि अच्छी बनाने के लिए भी पोस्ट मैंने नहीं किया था। मैं एक समाज में एक अच्छा मैसेज है उसके लिए मैंने पोस्ट किया था, हमारे समाज की भलाई के लिए मैंने वो पोस्ट किया था। और ये भी एक सत्य बात है कि सुरेश चचा मेरे पिता तुल्य है, समाज के प्रमुख हैं। मेरे पोस्ट से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनके बारे में, उनकी क्रेडिबिलिटी के बारे में लोग सवाल खड़ा कर रहे थे। तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी लगी कि मैं गार्जियन हमारे हैं तो मैं उसे एडिट किया, मैंने डिलीट नहीं किया, मैंने उसे एडिट किया। लेकिन मैं फिर से कहता हूँ, यदि इस टाइप का कोई भी समाज हो इस टाइप का यदि फतवा जारी किया जाता है तो मैं उसका विरोध करता हूँ। इंडिविजुअल राइट है वोट का, हर एक लोग बुद्धिजीवी हैं, अपना विवेक से, स्व विवेक से, जिसको अपने कैंडिडेट को मैं बार बार कहा करता हूँ कि अब समय आ गई है देश में जब पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके व्यक्ति केंद्रित राजनीति की शुरुआत की जाए। मैं हमेशा कहा करता हूं कि अच्छे लोग किसी भी पार्टी में, यदि जिस पार्टी का बुरा कर रहे हैं, अच्छे लोग चले जाएंगे तो वो पार्टी का काम अच्छा हो जाएगा। और जिस पार्टी को आप अच्छा कर रहे हैं उसमें बुरे लोगों की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो उस पार्टी का काम खराब हो जाएगा। सर एक हटकर सवाल है सर, दो प्रत्याशी है, एक कांग्रेस का है और भारतीय जनता पार्टी के दो प्रत्याशी के बीच में लड़ाई है, तीसरा कौन के बारे मास्टर्स के बारे में भी चर्चा किया जा रहा है। तो आप हमको बताइए सर, दोनों प्रत्याशी में आपको डिफर क्या लगा, क्या आपको डिफरेंसेस नजर आए, क्या मूल रूप से क्या आप इस तरह? ये एक सच्चाई है कि हम भी समाज के एक हैं और हमारा भी मताधिकार का प्रयोग है और जो भी कैंडिडेट जीत के जाएंगे वो मेरे जनप्रतिनिधि होंगे, ये एक तो सच्चाई है। और हम बदलेंगे जग बदलेगा, एक है कहावत, गाय बैठी विद्यापीठ का बहुत बड़ा स्लोगन है। दूसरा स्लोगन है, उन्हें मत सराहो जिन्होंने अनीतिपूर्वक धन या प्रतिष्ठा अर्जित की हो। और मैं उसी स्लोगन पर विश्वास करता हूँ। आप कैंडिडेट की क्रेडिबिलिटी फर्स्ट क्राइटेरिया होनी चाहिए वोटिंग की, कि आपका कैंडिडेट कैसा हो। इस बात पर मताधिकार का जब भी प्रयोग किया जाए, कोई भी मताधिकार का प्रयोग करते हैं तो उन्हें सबसे पहले देखना होगा कि मेरा कैंडिडेट जिसे मैं वोट दे रहा हूं वो मेरा कैंडिडेट कैसा है, क्योंकि लोकल इश्यूज को एड्रेस वही करेगा। कैसा के तात्पर्य से क्या है, कोई केसेस है कि नहीं है, कोई मुकदमा है कि नहीं, वो कैसा अपना धन अर्जित किया है, ये सब क्या माने मुख्य रूप से क्या? नहीं, मुख्य रूप से आजाद जी आप जो कहलाना चाहते हैं वो सभी पब्लिक डोमेन में है वो बातें। सर मैं तो आपके जवान से मेरे जवान से डरा हुआ व्यक्ति तो है नहीं। मेरा कहना है, देखिए पहले एडीआर की रिपोर्ट बड़ा अखबार में सुर्खियां बना करती है, आजकल आती है एडीआर का रिपोर्ट, लेकिन कोई जर्नलिस्ट भी आजकल चर्चा नहीं कर रहा है। समझिए क्या हमारी आजादी के बाद किस स्थिति में हम लोग पहुंच गए। पहले राजनीतिक अपराधीकरण का बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था, आज आप समझिए क्या राजनीति से अपराधीकरण खत्म हो गया, ठीक है, मुद्दा नहीं बन रहा है। तो साफ बोलने में सर आप जैसे तो मैं कहना चाहता हूँ, नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि आपका जनप्रतिनिधि एक स्वच्छ छवि का हो, आपराधिक चरित्र का नहीं हो। आपराधिक चरित्र का सर्टिफिकेट देने वाला मैं नहीं हूँ, न्यायालय है, न्यायालय का जजमेंट है, उस बेसिस पर कहा जा रहा है। लिटिगेशन देखिए ठीक है, जनप्रतिनिधि हैं, स्वाभाविक है कि जन आंदोलन के लिए मुकदमे होती है, लेकिन जन आंदोलन का मुकदमे का रूपरेखा अलग होता है, एक्सटॉर्शंस का मुकदमा का रूपरेखा अलग होता है। आप देशद्रोह कर करके देशभक्ति बोल करके देशभक्त आप नहीं हो सकते हैं। सर रेप का केसेस है, बमबार्डिंग करने का केसेस है, फिर लेने का केसेस है सर, केसेस तो ऑलरेडी है ना सर, अब सजा देखिए एक दो में तो सजा भी हो गई है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो ऑफेंस का जो नेचर है वो जन आंदोलन और जनप्रतिनिधि के ऑफेंस का नेचर नहीं है, एक शुद्ध अपराध का नेचर है। और देखिए धन्यवाद की पब्लिक को मैं इसलिए बोलता हूँ कि जागरूक मतदाता है कि हमारे जनप्रतिनिधि जो भी हैं यहाँ पर अभी जिनके नाम आप ले रहे हैं, एक गुरु मातो जी हैं, एक अनुपमा है, आप इस बात को समझिए कि हमारा जनप्रतिनिधि किस कामों के लिए अखबार में सुर्खियां बटोरता है। और सौभाग्यशाली है धनबाद कि यहाँ के लोकल न्यूज जो भी छपता है वो धनबाद से ही छपता है, और जो भी समाचार प्रकाशित होते रहा है विगत 10-15 वर्षों में उनके क्रियाकलाप का, तो अखबार की सुर्खियां बनता रहा। आज भी लगातार आप देखेंगे कि अखबार में गवाही आया, गवाह में ये बोला, हमेशा पॉजिटिव न्यूज के लिए सुर्खियां नहीं करना। दूसरी बात है, मैं पहला ही कहता हूँ कि कोई पार्टी परफेक्ट नहीं है,
जो व्यक्ति विभाजनकारी बातों के आधार पर आपका मताधिकार लेना चाहता है उसे सबसे पहले आप रिजेक्ट कीजिए, वो कांग्रेस पार्टी हो या भाजपा हो चाहे जो पार्टी हो। कौन पार्टी लग रहा है आज आपका समझिए विभाजनकारी, हाँ मैं कहना चाह रहा हूँ कि 10 सालों के मोदी जी के कार्यकाल में अपने काम के आधार पर वोट मांगने की बात तो हो नहीं रही है। भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, सब कब्रिस्तान और शमशान, मंगलसूत्र, गाय बकरा बछड़ा, 70 साल हो गया साहब। अब तो देश के जनता के विवेक को तो आप समझिए, भावना को दलित कर करके बांटने की राजनीति, क्षेत्रवाद की राजनीति। देखिए, यदि मन में हमारा बांटने वाली भावना है तो किसी भी परिस्थिति में हम वो अवसर को खोज लेंगे। क्षेत्रवाद की बात हो, भाषावाद की बात हो, जात की बात हो, धर्म की बात हो, तो इस चीज को मतदाता को समझना होगा कि विभाजनकारी बातें जो भी कर रही है उसे रिजेक्ट कीजिए। 10 साल हो गए ना मोदी जी का। और मैं एक बात और कहा करता हूँ आजाद जी, वोट एक प्रॉपर्टी है, अच्छे से इस्तेमाल करें। आपको इसका इस्तेमाल बड़ा विवेक से करना होगा। सर एक अंतिम सवाल करेंगे सर, आप बहुत व्यस्त हैं, हमारे लिए समय निकाले सर। एक अंतिम सवाल कि अगर आप वोट के बारे में अगर जनरल किसी को आह्वान करेंगे तो क्या करेंगे सर? आपसे यही अपेक्षा किया। देखिए, मैं पहले तो आपके माध्यम से मैं हर एक मतदाताओं को बोलूँगा कि मताधिकार आपका एक बहुमूल्य राइट है, इसका प्रयोग कीजिए। और प्रयोग कीजिए तो चिंतन के उपरांत कीजिए, किसी के बहकावे में आकर कि जितेंद्र कह दिया, आजाद जी कह दिया, धर्मेंद्र कह दिया, नहीं। अपना थॉट लगाइए। मनुष्य में जन्म लिए हैं, आपका अपना विवेक है, अपना विवेकशील होकर करके मताधिकार का प्रयोग कीजिए आप, क्योंकि आपका मताधिकार का प्रयोग ही आपको ऊर्जा और ताकत देगी भविष्य में, आपके भविष्य का निर्माण। क्योंकि आप समझिए बात को, देश कहाँ से कहाँ चला गया। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यूज उठाता हूँ मैं, हमेशा कहा करता हूँ कि एमपी एमएलए का प्राइम जॉब क्या है? लेजिस्लेट करना, कानून बनाना, विकास की रूपरेखा तैयार करना। और दूसरा सेकेंडरी वर्क होता है कि जो एग्जीक्यूटिव जो इम्प्लीमेंट करेगा उसको सुपरवाइज करना। आपका लेजिस्लेशन जो प्राइम ड्यूटी है, तो एक शिक्षित व्यक्ति जो है उसको आप चुन करके भेजिए। संसद में आपका आवाज बनेगा, लेजिस्लेट करेगा, देश मेरा किस माध्यम से, किस संविधान और किस कानून से चले, उसका निर्माता है लेजिस्लेटर। आजकल नेता लोग हम क्या देख रहे हैं कि सड़क, गली, नली, पानी, ये इश्यूज है, लेकिन प्राइमरी इशू ये फंक्शन एग्जीक्यूटिव का है। नेता तो ठेकेदार बना दिया गया है। सर एक अंतिम सवाल बना, अब समाप्त कर देंगे सर। आप अधिवक्ताओं का, अपने बुद्धिजीवियों का वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं सर, और दोबारा आप आए हैं। वकीलों के अंदर में, मतलब बुद्धिजीवियों के बीच में किस बात के लेकर चर्चा है? धनबाद लोकसभा के मामले में। धनबाद लोकसभा के बारे में एक तो बात बता देता हूँ कि बुद्धिजीवियों के बीच में जनरल चर्चा ये है कि कैंडिडेट के बारे में विचार किया जा रहा है। लोग बताया ना कि मैं धनबाद से बड़ा पार्टी ने देश में बता देता हूँ कि एक नई राजनीति की शुरुआत धनबाद करने जा रही है आजाद जी। तो पार्टी ने व्यक्ति केंद्रित राजनीति, जिस बात को मैं कर रहा था, मुझे गर्व और खुशी भी महसूस हो रही है कि धनबाद उस बात को लीड कर रहा है कि देश की राजनीति में एक नया आगाज धनबाद करने जा रहा है। पार्टी नहीं व्यक्ति, नया राजनीति का आगाज धनबाद करने जा रहा है। इस बात को समझिए। दूसरी बात, लोग कहते हैं कि इलेक्शंस में आपका मैनिफेस्टो है, आप 10 सालों में काम किए, नैरेटिव बार बार आप चेंज कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मैं यहाँ से आपके माध्यम से आह्वान करूंगा कि जो भी हमारे जनप्रतिनिधि चुन करके जाएं, वो इनिशिएटिव ले कि आपने जिन बातों के आधार पर हम एक मतदाता का विश्वास अर्जित किया था, उसका मत लिया था, उस 5 वर्षों में उस जो वादा किए था उसमें आपने कितना काम किया। यहाँ क्या हो रहा है कि नैरेटिव चेंज किया जा रहा है हर एक इलेक्शन में। पहला इलेक्शन में महंगाई बहुत बड़ी मुद्दा थी, रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा था। आप स्लोगन याद कीजिए, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, 2 करोड़ रोजगार का सृजन, काला धन वापस लाएंगे। तो ये सब बातों की पूर्ति कितना की, उसके बारे में क्यों नहीं चर्चा हो रही है? आज महंगाई अच्छी हो गई, रोजगार खत्म हो गया, इशू खत्म हो गया। तो मैं बता रहा हूँ, बहुत मुझे गर्व महसूस हो रही है और बड़ा खुशी है कि जिस राजनीति की परिकल्पना मैं कर रहा हूँ
वो धन्यवाद से शुरुआत उसकी हो, मुझे पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। वोट आपका कट जाए। मतलब पूरी तरह से उस बैठक का अपने आपके बातों से स्पष्ट होता है कि उस बैठक का आप प्रतिरोध कर रहे हैं, मतलब विरोध कर रहे हैं एक तरह से, वो सही नहीं है। नहीं, बैठक आप कीजिए, उनमें उनको कहना चाहिए कि हमको वोटिंग पूरा करना है, 100% वोट करना है, लोगों को जागरूक करना है। अन्य समाज के लोग मान लीजिए कहीं वोटिंग का मतदान केंद्र दूर है तो आप अपना वाहन उपलब्ध करा दीजिए, वोटिंग करवा दीजिए, लेकिन किसको वोट दीजिएगा ये कहना गलत है। सर, एक अंतिम सवाल के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करेंगे। जिस प्रत्याशी के बारे में आपका समाज के द्वारा आह्वान किया गया है, उस पर करीब 50 से ज़्यादा मुकदमे हैं। 2 मुकदमे में उनको सजा तक हो गया है, और उस पर जो मुकदमे हैं वो कोई आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं है। कई तरह से रंगबाजी लेने का, रेप का भी आरोप लगा है, और कई तरह से हथियारों का और रंगबाजी लेना, इस तरह के बहुत तरह के मामले हैं। ऐसे लोगों को समाज के द्वारा वोट देने का आह्वान, वो भी बुद्धिजीवी क्षेत्र से आने वाले लोग, अपने आप को अच्छा संपन्न समाज कहने वाले लोगों को कितना सही लगता है? अब इसको तो हम कानून का और संविधान का लूप होल्स ही मानेंगे। अगर आप मानते हैं कि उन पे इतना केस है, विचाराधीन है, सजा याफ्ता है, जो भी है, उनको अगर टिकट मिला है तो ज़रूर कानून के दायरे में ही मिला है। अब ये जनता के सामने आ ही रही है, चुनाव आयोग ने खुद बताया है कि किस तरह का केस है। आपका समाज इस मामले पर आह्वान करता है, इसको आप कैसे देखते हैं? समाज का ऐसे लोगों के लिए सीधा बात है, समाज का प्रतिनिधित्व कोई एक आदमी नहीं कर सकता है। हर लोग अपने हिसाब से बुद्धि विवेक से ही उस मत का प्रयोग करेंगे। लेकिन किसी भी जाति संस्था से, आज देखिए एक एग्जाम्पल मैं देता हूं कि नोनिया समाज के 4 लोगों ने बैठक किया, कहा कि आप कांग्रेस को वोट दीजिए। पता चला 4 लोग विरोध कर दिए। ये कहता है कि वो कांग्रेस का दलाल है, वो ग्रुप कह रहा है कि ये भाजपा का दलाल है। क्या इस तरह का हम लोग प्रक्रिया शुरू करेंगे कि अपने ही जाति में एक दूसरे को दलाल कहने का शुरुआत करेंगे? ये तो गलत परंपरा है, मेरे हिसाब से ये सही नहीं है, और आने वाले टाइम में ये बहुत गंदा होगा। हम तो कहते हैं कि इसको एक बार हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेना चाहिए कि भाई हम वोट बढ़ाने के लिए कह सकते हैं, किसी एक प्रत्याशी, किसी एक दल को हम नहीं वोट देंगे। और रहा बात आप कैसे विरोध करेंगे, आज चतरा में राजपूत समाज के लोगों ने भूमिहार को समर्थन किया है। लालटेन आप मुन्ना शुक्ला को, वहाँ पे राजपूत उनके साथ खड़े हैं। या हर जगह हर जाति, एक कोई पार्टी किसी एक जाति के दम पे नहीं खड़ा हो सकती है, इसको पहले मानना पड़ेगा। और नेतृत्व है उभरेगा, जिसको जनता वोट के उसको लोग मानेंगे अच्छा है, गलत है, क्या है। लालू यादव ठीक है, जंगल राज और जंगल राज है, लेकिन आज क्या भूमिहार के सबसे ज़्यादा सीट लालू यादव ने दिया है, लोग उसके सपोर्ट में भी है। वहीं मुजफ्फरपुर सीट पर भूमिहार समर्थन कर रहे हैं जदयू को, और वहीं भूमिहार वैशाली में लालू यादव को समर्थन कर रहे हैं। सर, ये तक बात कर रही है आपके समाज को, तो 3 प्रमुख राज्यों का आपको अध्यक्ष बनाया। आप झारखंड में देख लीजिए, राजेश ठाकुर जी अध्यक्ष हैं, अखिलेश सिंह जो है बिहार के अध्यक्ष है, अजय राय जी है यूपी के अध्यक्ष है। मतलब बड़ा एक राज्य, हिंदी पट्टियों का एक बड़ा राज्य भूमिहार समाज यानी ब्रह्मर्षि समाज को सुपुर्द किया गया है। उसके नेतृत्व में कांग्रेस काम कर रही है, उसके बावजूद भी कांग्रेस को समर्थन ना देकर दूसरे मतलब पार्टियों को समर्थन करना, क्या लग रहा है कि ब्रह्मर्षि समाज को शोभा देता है, या इसको करने में पहले सोचा नहीं किया था, क्या होमवर्क नहीं किया गया था, क्या सोचते हैं? नहीं, फिर प्रश्न वही हो जा रहा है कि क्या अध्यक्ष बना देने से भी पूरे भूमिहार समाज का नेतृत्व उधर शिफ्ट हो जाएगा? मेरा मानना है कि एक अध्यक्ष बनाने का एक लोकतांत्रिक देश में एक अलग प्रक्रिया है, और आज का जो चुनावी दौर है उसमें पैसा है, लोगों से संबंध है, संपर्क है। उसलिए हो सकता है कि मजबूरी में या ज़रूरी हो कि बहुत लोग, जिस तरह का आर्थिक संसाधन का ज़रूरी है, उसमें अखिलेश सिंह हो या अजय राय हो या अपने झारखंड के राजेश ठाकुर हैं, इन लोगों का अच्छा पकड़ होगा सामाजिक, और कंपनसेट किया जाता है। अलग अलग जाति, धर्म, स्थान से जुड़े हुए लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। इसमें संख्या नहीं बल्कि नेतृत्व क्षमता भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है कि राजनीतिक क्या है, कन्फ्लिक्ट है सब लोगों का। उस कन्फ्लिक्ट को जितना अच्छा तरीका से जो हैंडल कर ले वही बेहतर काम करेगा। हो सकता है इस कारण उन लोगों को बनाया गया हो। अगर सर प्रतिशत में जोड़ा जाए तो उस बैठक में, जो ब्रह्मर्षि समाज का बैठक में जो निर्णय हुआ, उसको कितना प्रतिशत लोग आपके समाज के लोग मानेंगे? प्रतिशत में देखा जाए तो कितना प्रतिशत लोग मानेंगे? 10% मानेंगे, 20% मानेंगे, या फिर 1% मानेंगे? क्या आपके हिसाब से इसको कैसे, क्या प्रतिशत उसको देते हैं कि कितना लोग मानेंगे ऐसे बात को? देखिए, फिर
वो काउंटर हो जाएगा कि उनके बात को कितना प्रतिशत लोग मानेंगे। मुझे लगता है कि वहाँ उपस्थित जो लोग थे शायद वह भी उस बात को ना माने। आपका कहना है कि वो लोग भी मानेंगे, अगर हो सकता है कि नहीं माने, हम तो किसी के साथ खड़े हो सकते हैं। मेरा तो दोस्ती कांग्रेस के लोगों के साथ है, जगदीश रवानी भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके भी काफ़ी लोग। मैं वोट किसको दूंगा ये पूछने का अधिकार नहीं है किसी को, और बताने का कि इसको वोट दीजिए तो एकदम सरासर असंवैधानिक है। ये एकदम गलत तरीका, इस तरह का परंपरा कभी नहीं होना चाहिए। आज धनबाद बार के जनरल सेक्रेटरी जितेंद्र कुमार हैं, ठीक है, जाति से भूमिहार है सब, तो क्या उनको केवल भूमिहारों ने वोट दिया है? कितने भूमिहार होंगे यहाँ वकील? आखिर वो जीत के आए हैं। चाचा मेरे 5 बार जलगरा कोऑपरेटिव के सेक्रेटरी रहे हुए हैं, क्या सभी केवल भूमिहार के वोट से जीते हैं? रवि जी, आपके समाज ब्रह्मसी समाज का एक बैठक जो है वो बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। चुनाव के टाइम में कहा जा रहा है कि ब्रह्मसी समाज के द्वारा एक खास प्रत्याशी को जिताने का आह्वान करते हैं। इसको लेकर कई तरह की प्रतिक्रिया इस समय में पूरे मार्केट में चर्चा का विषय बना हुआ है, कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो चुनाव का जो भी समीकरण होता है इसमें बहुत लोगों का ये विचार रहता है कि जीतने का चांसेस किसका ज़्यादा है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम जीतने वाले घोड़े पे दाव लगाएं सबसे पहला। और क्या होता है कि आज की जो परिस्थिति है, आपको समीकरण ये देखना होता है कि बेस्ट ऑप्शन आपके लिए क्या अवेलेबल है। तो मेरे विचार से 2 अच्छे में ज़्यादा अच्छा चुनना और 2 बुरे में कम बुरा चुनना, ये पहलू ज़्यादा या द्वंद्व जो है रियल सिचुएशन में ज़्यादा दिखाई देता है हमें, और ऐसी ही परिस्थिति है। तो अगर एब्सोल्यूट ब्लैक एंड वाइट एंड गुड एंड बैड में देखेंगे तो कई लोग इससे नाराज भी हो सकते हैं, कई लोग को लग सकता है कि ये गलत विषय भी पकड़ा गया है और इस तरह से विषय को नहीं रखना चाहिए था। लेकिन एक पहलू ये भी है कि ओपनली बात को रखना, लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपना पर्सनल ओपिनियन हो सकता है कि आप किसके सपोर्ट में हैं, किसके अगेंस्ट में हैं, लेकिन बैठक बुला करके लोगों को इस पर ज़्यादा आक्षेप है कि बैठक बुला करके नहीं करना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि मैं अपने ओपिनियन के हिसाब से यही अपना बात रखना चाहता हूँ यहाँ पर। मतलब क्या स्पष्ट नहीं हो पाई कि आपका ओपिनियन क्या है कि समाज का बैठक होना नहीं चाहिए था या आह्वान किसी का नहीं करना? पहले तो बैठक की जानकारी थी नहीं मुझे कि कैसे हुआ, तो इस पे पूरा कमेंट्री तो मैं दे नहीं पाऊंगा कि कैसे ऑर्गेनाइज हुआ, कितने लोग आए थे, कौन कौन आए थे। लेकिन हड़बड़ी में अगर हुआ है तो उस पर विचार करना चाहिए था कि और भी लोगों का समर्थन, पूरे समाज को ये जानकारी होनी चाहिए थी, जैसा मैं अपना विचार रखता हूँ इस प्रकार से। क्या आपको जानकारी किसके माध्यम से हुई? मतलब कोई अखबार का माध्यम से हुआ? सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। उसमें क्या आपको मालूम हुआ कि क्या आपको उसमें अच्छा क्या लगा, क्या बुरा लगा? अच्छा क्या लगा, बुरा क्या लगा? अच्छा और बुरा की बात इसमें यह है कि मतलब एक कहते हैं कि कुछ समूह को बुला करके एक डिसाइड कर लिया गया, तो सबको इसकी जानकारी होनी चाहिए थी। समाज का पूरा हाव भाव समझना आवश्यक था कि जो हम करने जा रहे हैं तो वो सही है कि गलत है, पहले हम पूछ लें अपने समाज से, क्योंकि समाज का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो उत्तरदायित्व तो बनता ही है। तो समाज के लोग तो बैठे हुए थे ना, ऐसा थोड़ी है कि समाज में वो ब्रह्म समाज छोड़ के दूसरा समाज के लोग बैठे हुए थे। बैठे हुए तो समाज के ही लोग बैठे हुए, ऐसा थोड़ी है कि अकेले अकेले में प्रोग्राम हुआ। प्रोग्राम में तो लोग थे ही ना। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा मैंने कहा ना कि 2 अच्छे में ज़्यादा अच्छा, 2 बुरे में कम बुरा चुनने का जो एक चलन होता है, क्योंकि आपके पास चॉइसेस आते हैं तो इसी प्रकार के चॉइसेस आते हैं। तो सर, बात उठ रही है फतवा को लेकर। पहले मुस्लिम समाज में फतवा उठता था कि किसी से समर्थन किसको करना है, किसको नहीं करना। अब मुस्लिम समाज भी इससे इतर होते चला जा रहा है, लेकिन अब ब्रह्मसी समाज की तरफ से जो बात उठाई जा रहा है एक तरह से फतवा माना जा रहा है, जिसे मुस्लिमों के बीच में उठाया जाता था कि फलाना को वोट देना है या फलाना की जो है पार्टी को फोन देना है। तो इस तरह का जो भी बात आ रही है, तो इसका लग रहा है कि फतवा की तरफ ब्रह्मसी समाज भी ने प्रत्याशी को जिताने का आह्वान कर दिया। इस पर तो मैं नहीं कुछ कमेंट करना चाहूँगा, लेकिन उन्होंने ओपिनियन मतलब खुल के रख दिया, जो एक पर्सनल लेवल पे हो सकता था कि हम इसके सपोर्ट में, इसके सपोर्ट में नहीं है।